सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आज आप लोगों के सामने आपकी रिक्वेस्ट पर मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस साल आप वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को जो काम करता हूँ आपके लिए, यूटेट का जब भी पेपर होता है तो मैं आपके सामने एक तो सामाजिक अध्ययन का जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। साथ ही साथ मनोविज्ञान, चाइल्ड पेडागोजी की वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर हमेशा आई जाती है। तो इसी में आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी जितने भी मतलब क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए थे, कम से कम 20 वीडियोस मैंने आपकी बनाई थी और उसमें ही लगभग 45 से 50 मैक्सिमम स्कोर लोगों ने किया था। एक बच्चे ने तो 53 नंबर का भी करके बताया था मुझे कि सर मैंने आपकी ही वीडियो देखी और मेरे 53 मार्क्स आ गए थे। तो यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आप लोगों के सामने बार बार आने के लिए। तो इस बार अब क्योंकि टाइम काफ़ी कम बच गया है, 15-20 दिन और रह गए हैं, अक्टूबर में इसका पेपर होना है, तो मैं आप लोगों के सामने अब लगातार कुछ इस तरीके की वीडियो लेके आऊँगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन लोगों को आपके सामने लेके आऊँगा, उन क्वेश्चंस को। तो आप लोग बने रहेंगे और जहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ। साथ ही साथ मैं मैराथन क्लास भी आप लोगों की इसमें चलाता रहूँगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत। जो सामाजिक अध्ययन है इसमें हमारे 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो होगी इसमें लगभग मैंने 30 क्वेश्चनों का संकलन किया हुआ है। तो आगे मैं प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि हमारी स्क्रीन पर आ रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो दिन और रात की जो अवधारणा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन भी है। तो किसके कारण होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात? यहाँ पर है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों जो पृथ्वी पर दिन और जो रात होते हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं और इसे घूर्णन गति भी कहा जाता है दोस्तों। घूर्णन गति भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे घूर्णन गति या दैनिक गति। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है तो जो पोर्शन सूरज के सामने चला जाता है वहाँ दिन होता है और जो सूरज के पीछे वाला पोर्शन होता है वहाँ रात हो जाती है। तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और जो ये कह सकते हैं हम कि वर्ष परिवर्तन जो होता है या मौसम जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं उसकी वार्षिक गति के कारण दोस्तों। तो याद रखेंगे दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं और जो वार्षिक परिवर्तन होते हैं जैसे आपके मौसम परिवर्तन हो रहे हैं तो वो आपकी वार्षिक गति के कारण होता है, जिसे परिक्रमण काल भी कहा जाता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? दोस्तों आपको पता है पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है उसको क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर कहलाता है दोस्तों। जो सबसे आंतरिक भाग होता है कोर होता है। तो कई बार तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। इसको जो डिफाइन किया गया था, जो धात्विक आधार पर इसको डिफाइन किया गया था, तो इसको SI और AL और निफे दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो जो क्रस्ट होता है दोस्तों वो सिलिकॉन और आपका यहाँ पर जो होता है सिलिकॉन और इसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, सियाल, सियाल, सीमा और निफे होता है दोस्तों। ये सियाल, सीमा और निफे, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो SI का मतलब आपका सिलिकॉन हो गया, AL का मतलब एल्यूमिनियम हो गया। यानी कि जो क्रस्ट पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। और जो मेंटल वाला जो पोर्शन होता है उसको सीमा कहा जाता है, उसमें आपका दोस्तों पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोस्तों। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाला कोर वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है निकल और फेरस यानी कि लोहा। तो लोहा और निकल पाया जाता है सबसे आंतरिक वाले कोर वाले भाग में दोस्तों। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकल दोस्तों। इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे सियाल, सीमा और निफे। सियाल पाया जाता है क्रस्ट में, सीमा पाया जाता है आपका मेंटल में और निफे यानी कि निकल और फेरस आपका पाया जाता है कोर वाले भाग में दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से
कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में कोयले का कौन सा देश है? यहाँ पर ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। कुछ सालों पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका पहले स्थान पर था, लेकिन अभी वर्तमान में सर्वाधिक जो कोयले का उत्पादक देश है वो है आपका चीन दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे अमेरिका का है और तीसरा नंबर भारत का आ जाता है कोयला उत्पादन में। तो याद रखेंगे चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश आज की डेट में विश्व में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर शब्द इसलिए यूज किया जाता है दोस्तों जहां पर औद्योगिकीकरण ज़्यादा होता है। उन शहरों के नाम भारत में भी मैनचेस्टर, जैसे कानपुर को भी कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, ठीक है ना। तो ऐसे जापान का जो मैनचेस्टर होता है वो किसे कहा जाता है? और मैनचेस्टर का मतलब, क्योंकि मैनचेस्टर आपका यूनाइटेड किंगडम में है तो वहाँ पर औद्योगिकरण शुरू हुआ था। तो जो जापान का जो मैनचेस्टर होता है यहाँ पर वो ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ओसाका को जापान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है, इसके औद्योगिकीकरण की नीति के कारण और इसका जो प्राचीन इतिहास रहा है दोस्तों, ठीक है। कपड़े के भी यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये बेसिकली पुणे में स्थापित की गई थी, जो कि लगभग अभी 25 संस्थाओं को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप बोलेंगे 1884 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है और आने वाला है दोस्तों। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य। तो दोस्तों याद रखेंगे 1857 की जो संग्राम हुआ था उस समय जो यहाँ भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद ये लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी बनता है 1858 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 1857 की गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। उसके बाद वायसराय बनने की आपकी प्रथा चली थी, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी रहा था दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? बेसिकली दोस्तों ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं पहले। अशासकीय संस्था ने दिया था, आर्य समाज ने दिया था, या ब्रह्म समाज ने दिया था, या अन्य ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो दिया गया था ये दिया गया था आर्य समाज के द्वारा दोस्तों। और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी, और उन्हीं का ये नारा था दयानंद सरस्वती का, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी हुई है और उनका नारा था भारत भारतीयों के लिए। और साथ ही साथ एक नारा और भी दिया था इन्होंने, वेदों की ओर लौटो। तो ये चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा आपको पता है दोस्तों, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये बेसिकली भारत को उत्तरी और दक्षिण भारत में विभाजित करने का काम करती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नर्मदा, सिंध नदी, कोसी, गोदावरी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नर्मदा नदी है, ठीक है, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना थी दोस्तों वो कौन सी नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, या यमुना नदी पर। तो याद रखेंगे जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी दोस्तों, ठीक है, बहुउद्देशीय जो परियोजना थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी 1948 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है।
1948 ईस्वी में। याद रखेंगे 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी और ये इसको आधार माना गया था, अमेरिका की टेम्स नदी का आधार लिया गया था इसको बनाने के लिए। ठीक है, टेम्स नदी पर जो परियोजना बनाई गई थी बहुउद्देशीय परियोजना, उसी के आधार पर दामोदर नदी पर भी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था, जो कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ पर ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। अब यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, इसने तोड़ तोड़ के दिया और लास्ट दे दिया इसने ए और सी दोस्तों। तो ए में आपका इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड आ गया और सी में आपका आ गया स्कॉटलैंड और वेल्स। तो सभी यानी कि इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा और स्कॉटलैंड और वेल्स, ये आपके किस में आ जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम में आ जाते हैं दोस्तों। ये याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किया था दोस्तों 1944 ईस्वी में रंगून रेडियो से एक संपादन आया था सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखेंगे दोस्तों इसे। ठीक है, रंगून रेडियो से इसका प्रसारण हुआ था 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आपको पता है कि 1930 से 1932 तक आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 से 1932 तक दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो आपका 1930 से अंतिम नवंबर और जनवरी तक चला था 1931 के। तो 1930 में हुआ था और ये गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ये आपका हुआ था लंदन में दोस्तों। और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ जाता कई बार कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस किसने हिस्सा लिया था? तो एक तो आपके B.R. अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, और तेज प्रताप स्प्रू भी कहा जाता है, तो इन्होंने भी स्प्रू ने भी भाग लिया था दोस्तों। तो प्रथम गोलमेज क्या, द्वितीय क्या, तृतीय क्या, ये सब लंदन में हुए थे और 1930 से 1932 के बीच में हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो अर्धनग्न फकीर या फिर अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने या माउंटबेटन ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने जब आपको पता होना चाहिए कि 1931 के जब अंतिम में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो महात्मा गांधी की जब वेशभूषा विंस्टन चर्चिल ने देखी तो उसने कहा कि ये अर्धनग्न फकीर क्या भारत को आज़ाद कराएगा। उसने इस तरीके से उस पर टिप्पणी की थी महात्मा गांधी पे, चर्चिल ने। तो अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है स्वर्णरेखा, सोन नदी, गंडक नदी या कोसी नदी। तो यार आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सोन, गंडक और कोसी गंगा की सहायक हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी सहायक नदी नहीं है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और झारखंड के रांची से ही निकलती है दोस्तों। झारखंड होते हुए आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए ये गिरती है दोस्तों। ठीक है ना, तो याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात से या डेयरी विकास से? तो दुग्ध विकास के लिए यानी कि डेयरी विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दोस्तों। 1970 में ये कार्यक्रम चलाया गया। और आपको पता होना चाहिए वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, कुरियन। ठीक है, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक किसे का? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और ये जो कार्यक्रम चला था ऑपरेशन फ्लड, ये 1970 में चलाया गया था डेयरी विकास के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ठीक है, तो जब आपको पता है दोस्तों, ये सूर्य है आपका, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक अंडाकार पथ में क्या करती है? परिक्रमण करती है दोस्तों। ठीक है,
तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि और इन्हीं जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी कि जब बहुत दूर हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है अपसौर की घटना दोस्तों, अपसौर। ठीक है, अपसौर की घटना होती है, उसे अपसौर कहा जाता है। और ये अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है दोस्तों, 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो अधिकतम होती है, तो इसलिए 4 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है। और अगर ये आ जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है, तो जब न्यूनतम होती है उस घटना को उपसौर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, उपसौर। और ये होती है 3 जनवरी को ये घटना होती है दोस्तों, याद रखेंगे। जब पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक होते हैं 3 जनवरी को, और पृथ्वी और सूर्य सबसे ज़्यादा दूर होते हैं 4 जुलाई को, और इन घटनाओं को क्रमशः उपसौर और अपसौर कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? आरएसएस का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पर है 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपका 27 सितंबर 1925 ईस्वी को। कई बार पूछ लिया जाता है, 1925 27 सितंबर को हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो लोकसभा का जो सदस्य बनना है आपको या उम्मीदवार बनना है, तो उसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन है 25 साल, 30 साल, 35 साल या 18 साल। तो याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो है आपकी 25 साल दोस्तों। ठीक है, 25 साल अगर हमको हो जाते तो हम लोकसभा का चुनाव या उम्मीदवारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? ठीक है, तो योजना आयोग किस में बदल गया? यानी कि यहाँ पर है केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या अन्य। तो योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 को की गई थी दोस्तों, इसको चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आ जाता है क्वेश्चन भी। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो वो योजना आयोग था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस में हुआ है? तो नीति आयोग में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को आता है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में की गई थी, अक्टूबर 1920 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे दोस्तों। लाला लाजपत राय के ही द्वारा ये क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी, और 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में दोस्तों, 1941 में 1941 INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी सिंगापुर में दोस्तों। ठीक है, सिंगापुर। तो सिंगापुर से इन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो आप कहेंगे सिंगापुर से। और 1941 में इन्होंने INA की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किन राष्ट्र नेता को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि लोक हितवादी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर है गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो लोक हितवादी कहा जाता है वो कहा गया है गोपाल हरि देशमुख। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक, लेखक, कार्यकर्ता थे। इन्हें ही लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है साबरमती से, बारदोली से, चंपारण से या बिजौलिया से। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो गांधी जी ने प्रथम आंदोलन भी किया था वो किसान आंदोलन था चंपारण। ठीक है, तो चंपारण से 1917 ईस्वी में दोस्तों ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक।
तो याद रखेंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1805 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आरंभ की थी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? यहाँ पर है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर, राजकोष। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। एक तो है आपकी संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिस पे राज्य और केंद्र दोनों ही क्या कानून बना सकते हैं। तो वो है आपका जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची का एक विषय है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा कब भंग होती है? यहाँ पर ऑप्शन है 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में, कभी नहीं। तो राज्यसभा दोस्तों याद रखेंगे आप, कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, जबकि राज्यसभा के जो सांसद या ये कैसे सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक दो वर्ष में राज्यसभा के 1/3 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होने वाला एक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है ना, और जिसको कि हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, इसका ऑप्शन पहला ही आ गया, फजल अली आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 1953 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी अपने आप में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो संसद की संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है, वो तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता करता है। लेकिन आहूत कौन करता है? तो तब आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कि बुलाता कौन है? 87(1) अनुच्छेद 87(a) के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान में अभी आपको पता होना चाहिए कि 10 मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में रखा गया था, जो कि 1976 ईस्वी में सम्मिलित किए गए थे दोस्तों। और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था भारतीय संविधान में। तो बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को लगभग सभी लोग वहां पर करते हैं, उन क्वेश्चनों का इसमें संकलन किया हुआ था। आप लोगों के लिए लगातार इसी तरीके से वीडियो आगे भी आप आती रहेगी, और मैराथन क्लासेस भी आप लोगों की चलेगी। तो आप अपनी तैयारियां करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि मेरी पिछले साल की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि जीएस वाला पोर्शन है ये, इसमें क्वेश्चन चेंज होने की कम ही उम्मीद होती है। और उत्तराखंड जो टीईटी का पेपर कराता है, इसी तरीके के प्रश्नों को ज़्यादातर देता है। तो आप लोग देखिएगा, पुरानी वीडियोज़ को भी देखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत